हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं कुसुमांजलि देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज जामुल, बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 यूनिट 4 फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के एक और टॉपिक के साथ आपके पास आज हम चर्चा करने वाले हैं रिजॉल्विंग पावर की। रिजॉल्विंग पावर मतलब हिंदी में विभेदन क्षमता। रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता होती है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसमें लगने वाले प्रिज्म, ग्रेटिंग जो हमने पिछली क्लासेस में चर्चा की, और हमारी आंख, ये भी एक बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास है। तो इन इंस्ट्रूमेंट में विभेदन क्षमता समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि हमारे आंखों की विभेदन क्षमता, अगर हमने ये समझ लिया तो हम ये समझ पाएंगे कि हम अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या चाहते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि ये याद करने की कोशिश करिए, किसी जब ऑब्जेक्ट को हम दूर से देखते हैं तो हमें लग रहा होता है कि वो पूरी तरह से उसमें सिर्फ कुछ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि अगर हमने कोई होर्डिंग पढ़ने की कोशिश की, होर्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, अगर मैं काफी दूर हूं तो मुझे ये तो दिखता है कि उसमें कुछ लिखा है, लेकिन ये नहीं समझ में आता क्या लिखा है। मतलब मुझे वो दिख रहा है लेकिन मैं विभेदित नहीं कर पा रही हूँ, रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अब थोड़ा हम आगे जाते हैं तो हमें यह तो समझ में आने लगता है कि हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, कुछ बड़े अक्षरों को हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। फिर हम और थोड़ा नजदीक जाते हैं, तब हमें क्लियरली दिखाई देने लगता है कि क्या लिखा है। तो इसके पहले जब मुझे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे हम उस ऑब्जेक्ट को, तो क्या मेरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आईज में उसकी इमेज नहीं बन रही थी? बन रही थी। इमेज तभी भी बन रही थी, इमेज अभी भी बन रही है, लेकिन वो इमेजेस जो बन रहे थे वो आपस में मिले मिले हुए थे, इसलिए हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। जब इस उदाहरण में हमें यह समझ में आया कि हमारी विभेदन क्षमता किसी दूरी पर तय होती है, मतलब ये इस बात पर निर्भर करती है कि वह वस्तु जिसे हम देखना चाहते हैं वो कितनी दूर पर है। बिल्कुल सही। तो एक तो ये हो गया कि पहला फैक्टर हो गया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की विभेदन क्षमता है जो ऑब्जेक्ट के कितनी दूरी पर है इस पर तो निर्भर कर रही है। इसके अलावा कभी कभी जब हम किसी कमरे में जाएं, रोशनी कम हो तो भी हमें अच्छे से कोई क्लैरिटी से दिखाई नहीं देती, या हम रोशनी में भी हैं, कोई चीजें नहीं दिख रही है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ी आंखें फाड़ के देखने की कोशिश करते हैं, आंखों का अपर्चर बढ़ा के देखने की कोशिश करते हैं, और हमें कुछ हद तक दिखाई भी देती। तो इसका अर्थ क्या ये है कि हमने अपनी आंखों को बड़ा किया तो हमें वो ज्यादा रिजॉल्व दिखाई दे रही है। हाँ, तो एक चीज और मुझे मोटे मोटे में समझ में आ गया कि विभेदन क्षमता दूरी के साथ साथ इस बात पे भी निर्भर करेगी कि उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का साइज कितना बड़ा है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अब हम साइंटिफिकली फिजिक्स की भाषा में रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन कैसे करें? क्यों? क्योंकि अभी मुझे तो समझ में आ गया है कि रिजॉल्विंग पावर अगर अच्छी हो तो हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। जैसे मैं कहूं, यहां पर आप क्लास में सारे बच्चे एक ही बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। अगर मैं कहती हूं यहां दो बिंदु है तो कुछ बच्चे तो मान लेंगे कि हाँ इसमें दो है, जो मेरे पास बैठे हैं। कुछ जो मेरे पास बैठे हैं वो भी कहेंगे कि नहीं ये दो नहीं है, ये एक है, हो सकता है। अच्छा चलिए, ये नहीं, हमने ये पास पास और दो बना दिए, और इससे भी यदि मैं पास बना दूं तो मुझे तो ये दो दिख रहे हैं, क्या आपको भी दो दिख रहे हैं?
मैं कहती हूँ ये पूरी तरह से रिजॉल्व है, क्योंकि हर स्टूडेंट को वो रिजॉल्व दिखाई दे रहा है। लेकिन समान दूरी पर बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें से किसी को ये अलग अलग दिख रहे हैं, किसी को अलग नहीं दिख रहे हैं। और ये जो है कहीं पास बैठे बच्चों को तो दिखाई दे रहा है अलग है कि दो हैं, और दूर बैठे हुए बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब जो आंखों का रेजोल्यूशन हर व्यक्ति के लिए अलग है, उसी प्रकार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का भी रेजोल्यूशन उसके लेंस या उसमें लगने वाले डिवाइसेस, प्रिज्म, ग्रेटिंग के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि हमने जैसे जाना था कि यदि मेरे पास बनने वाला जो कोण है, मेरे आंखों में बनने वाला जो कोण है, ये मैं रिजॉल्व कर पा रही हूँ, ये भी रिजॉल्व कर पा रही हूँ, ये भी रिजॉल्व कर पा रही हूँ। किसमें कोण देखिए, ये मेरा आंख है, ये मेरी आंखें हैं। इस आईज में बनने वाले कोण ये, तो जो व्यक्ति इसको भी रिजॉल्व कर पा रहा है, आप कहेंगे उसकी विभेदन क्षमता अधिक है। मतलब वो किस पे निर्भर करता है, इस कोण पे। जितना कम ये कोण होगा, रिजॉल्विंग पावर उतना ही अधिक होगा। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना चाहते हैं, या हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का ये जो कोण है जिसको कि वो रिजॉल्व कर पा रहा है, वो कितना कम है, या हम क्या करें कि कम से कम कोण वालों को भी विभेदित करके ये रिजॉल्व करके देख सकें। तो ये जानने के लिए पहले हम ये डिफाइन कर लें कि रिजॉल्विंग पावर से हम क्या समझते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं, क्या स्थिति होगी, कब कहेंगे हम कि ये रिजॉल्व है। और मजे की बात कि रिजॉल्विंग पावर की बात हम यहां क्यों कर रहे हैं, जब हम तो अभी डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, फ्रेनेल क्लास डिफ्रैक्शन की बात करी, फिर हम अभी रिजॉल्विंग पावर की बात डिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर, इसका डेफिनेशन। इसका मतलब है इट्स एन एबिलिटी, क्षमता टू रिजॉल्व मतलब फॉर्म images of two close by objects very clearly। मतलब ये एक क्षमता है जिसके द्वारा बहुत ही पास स्थित दो वस्तुओं के प्रतिबिंब को बहुत क्लियरली बना सके। अब जब प्रतिबिंब की बात आती है तो प्रतिबिंब, अभी हमने डिफ्रैक्शन जब पढ़ा, समझ लिया, तो जाना कि जो शैडो बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, वो कुछ और नहीं बल्कि डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो इसे डिफ्रैक्शन में ही पढ़ना पड़ेगा कि अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न या उसका इमेज क्लियरली सेपरेटली बन रहा है, एक दूसरे को मर्ज नहीं कर रहा है, तो मैं कहूंगी कि रिजॉल्व है। लेकिन वो दो की बजाय मुझे एक दिखाई दे रहा है, तो मैं उसे कहूंगी अनरिजॉल्व है। ये दो होना जरूरी नहीं है, इसमें ढेर सारे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो मुझे बिल्कुल मिले हुए एक सिरे से दिखाई देंगे। अगर बहुत सारी लाइंस ऐसे पास पास ड्रॉ कर दी गई हैं, ऐसे, क्या आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कितनी लाइंस है? लेकिन अगर हम और करीब आ जाएं तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, हम इसे काउंट कर सकेंगे। तो हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिसको जब हम उसके पास नहीं जा सकते तो हमारी ये आवश्यकता होती कि वो हमारे पास ला करके हमें ये क्लियरली दिखा दे। यही काम होता है टेलीस्कोप का, कि दूर स्थित, हमसे दूर हैं लेकिन आपस में पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मुझे क्लियरली दिखा दे। ये है टेलीस्कोप। कभी कभी बहुत पास भी हमारे पास स्थित है लेकिन वो इतने सूक्ष्म हैं कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते। ये काम हमको करके देता है सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप भी रिजॉल्व करता है लेकिन वो हमसे भी, हमारे पास स्थित
और आपस में भी बहुत पास पास स्थित की ऐसी इमेज बना के देता है जिनको हम क्लियरली देख सकें। तो माइक्रोस्कोप का भी रिजॉल्विंग पावर है, टेलीस्कोप का भी रिजॉल्विंग पावर है, लेकिन हम उसकी उपयोगिता के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल करते हैं। फिर ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट्स की। इसी प्रकार रिजॉल्विंग पावर सिर्फ इमेजेस की बात नहीं करता, यहां पर हम कलर्स की भी बात करते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया प्रिज्म का, ग्रेटिंग का। ये क्या करते हैं, ये किसको रिजॉल्व करते हैं, ये वेवलेंथ्स को रिजॉल्व करते हैं। अलग अलग वेवलेंथ, किसी सोर्स से आने वाली लाइट के वेवलेंथ को यदि वो सेपरेट कर सके तो हम उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। या प्रिज्म या ग्रेटिंग क्या कर रहा है कि जो मुझे पहले व्हाइट कलर की दिखाई दे रही थी, लग रहा था कि उसमें एक ही कलर है, लेकिन जब मैंने इसे प्रिज्म से देखा तो मुझे दिखते हैं कि उसमें तो 7 से अधिक कलर है। तो प्रिज्म मैंने क्या किया, इसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कर दिया। ये था इसका ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन और ये है इसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। इसी प्रकार ग्रेटिंग भी यही करता है कि लाइट जब इस पर इंसिडेंट होती है तो वो उसके तरंगदैर्ध्यों को, उसके वेवलेंथ्स को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। तो इस हिसाब से हमने रिजॉल्विंग पावर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। और रिजॉल्विंग पावर को हम इसलिए अब हम एबिलिटी टू रिजॉल्व इमेजेस के साथ साथ कहेंगे वेवलेंथ्स ऑफ टू क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स की बजाय यहां आ जाएगा वेवलेंथ। तो रिजॉल्विंग पावर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 प्रकार से। रिजॉल्विंग पावर of an optical instrument geometrical resolving power and spectral resolving power। रिजॉल्विंग पावर ज्योमेट्रिकल हो सकता है या स्पेक्ट्रल हो सकता है। ज्योमेट्रिकल क्या, जो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में हो रहा है। माइक्रोस्कोप, दिस आर द एग्जांपल्स। और स्पेक्ट्रल रिजॉल्विंग पावर के लिए एग्जांपल से समझिए, जो प्रिज्म कर रहा है या जो ग्रेटिंग ने किया। जो काम ग्रेटिंग या प्रिज्म करते हैं वो कहलाता है स्पेक्ट्रल रिजॉल्विंग पावर, और जो हमको टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से मिलता है वो कहलाता है ज्योमेट्रिकल रिजॉल्विंग पावर। तो चीजें क्लियर हो गई हैं। यहां ये ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को हमको क्लियर आइडेंटिफाई कराता है। यहाँ पर जो हमें लग रहा होता है कि एक ही कलर है या एक ही वेवलेंथ है, उनको उनके कंपोनेंट्स कलर्स में, उनके कंपोनेंट वेवलेंथ्स में रिजॉल्व करके देता है। तो उसको कहेंगे हम स्पेक्ट्रल रिजॉल्विंग पावर। इस चर्चा में हमें, चाहे हमें ये पढ़ना हो चाहे हमें ये पढ़ना हो, इन दोनों स्थितियों में चूंकि हमने एक उदाहरण लेके देखा कि वही ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति को रिजॉल्व, दूसरे व्यक्ति को अनरिजॉल्व दिखाई दे सकती है, तो फिर हम रिजॉल्विंग पावर किसी इंस्ट्रूमेंट का कितना है या रिजॉल्व है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए रेले ने एक क्राइटेरिया प्रपोज किया जिसको हम कहते हैं रेलेस क्राइटेरिया फॉर। इसके लिए रेले ने एक क्राइटेरिया प्रपोज किया और उसे कहा जाता है रेलेस क्राइटेरिया फॉर जस्ट रेजोल्यूशन। तो पहले हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि रेले ने क्या क्राइटेरिया दिया और उस क्राइटेरिया के आधार पर हम डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो आते हैं रेले क्राइटेरिया फॉर जस्ट रेजोल्यूशन। रेले ने क्राइटेरिया दिया फॉर जस्ट रेजोल्यूशन। तो
है ये कि दो ऑब्जेक्ट्स हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, जब मैं ऑब्जेक्ट कहती हूं तो जैसा हमने पिछली क्लासेस में डिफ्रैक्शन में पढ़ा, जैसे ये एक ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं आप, या इसे एक ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं। तो जब इस ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल पर लाइट पड़ी तो मुझे यहाँ स्क्रीन पर क्या मिला था, यहाँ से तो मुझे यहाँ क्या मिला, मुझे मिला इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो अब हमें ये पता है डिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर या ऑब्स्टिकल पर इंसिडेंट होती है तो इट्स नॉट जस्ट दिस, ये सिर्फ एक इमेज नहीं बनाती बल्कि उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है, जिसे हम इमेज कहते थे। हम समझते थे कि एक शार्प इमेज बन रहा है, लेकिन अभी हम जान गए हैं कि ये शार्प इमेज नहीं बल्कि क्या बनता है, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो रेले ने कहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से है, अब इसी पैटर्न को मैं थोड़ा इन्वर्ट करके बनाती हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स का हमने ले लिया डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये इस तरह से, ये एक हो गया और ये हो गया दूसरा। तो ये जो दूसरा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरह से है, मतलब मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। यहाँ से लाइट गई, इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, इसी लाइट से यहाँ पर भी मुझे इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। दोनों लगभग एक ही साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं या अपर्चर है, सही है। ये स्थिति यदि है तो मुझे मिलेगा इन दोनों का शार्प इमेज, ये यहाँ और एक दूसरा यहाँ। क्या मिल रहा है मुझे कि इन दोनों का एक क्लियर पिक्चर करस्पॉन्डिंग टू दिस और करस्पॉन्डिंग टू दिस, मुझे ये डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलते हैं। और आप ये कहते हैं कि दिस इज फुल्ली रिजॉल्व्ड। ये कैसे है, फुल्ली रिजॉल्व्ड, पूर्णतः विभेदित। अब यही मान लीजिए कि ये बहुत करीब आ गए, बहुत ज्यादा करीब आ गए, मतलब ये जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हमने जो बनाए थे ये बहुत पास आ गए, तो क्या होगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न मुझे मिलने वाला है ये, और इसका भी मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने वाला है ये। तो अब क्या स्थिति हो रही है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत पास पास है, ये ऑब्जेक्ट बहुत पास पास है। तो चलिए, ये इस तरह से है कि एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये, दूसरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी ये। अब क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट तो मेरा ये था और इसकी इंटेंसिटी इधर कम हो ही रही थी कि मेरे पास अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, अब ये इसकी भी इंटेंसिटी कम हो रही है। अब कैसे, अब क्या लग रहा है मुझे कि ये दो नहीं बल्कि एक है, और मैं अब इसको कहती हूँ इट्स नॉट रिजॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड, अविभेदित, कि दो होते हुए भी ये मुझे एक ही की तरह दिखाई देंगे। ये पूर्णतः रिजॉल्व्ड, ये अनरिजॉल्व्ड। तो जस्ट रिजॉल्व्ड कब होगा, इसके लिए रेले ने कहा कि दो ऑब्जेक्ट इस तरह से स्थित हों, इतनी दूरी पर स्थित हों कि एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा इस तरह से बने कि एक के मैक्सिमा पर दूसरे का मिनिमा और दूसरे के मिनिमा पर पहले का मैक्सिमा बना, इतनी ही दूरी पर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है वो जस्ट रिजॉल्व्ड है। ये वाली स्थिति है जब ये जस्ट रिजॉल्व्ड है। कैसा हो, एक के मैक्सिमा पर दूसरे का डिफ्रैक्शन मिनिमा और पहले के डिफ्रैक्शन मिनिमा पर दूसरे का डिफ्रैक्शन मैक्सिमा हो, तब हम इसे कहेंगे जस्ट रिजॉल्व्ड। अगर दो ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत ज्यादा है, इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न काफी दूर दूर होंगे, इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होने के कारण इनका जो नेट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस तरह से है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दो के डिफ्रैक्शन पैटर्न का।
इस केस में इनका जो नेट डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा कि बीच में इंटेंसिटी बढ़ जाने के कारण हम इन्हें रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतने क्लोज हैं कि इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न ही आपस में सुपरपोज कर जा रहे हैं। अब इसमें क्या, इनमें ये पास तो है मगर इतने भी पास नहीं है कि ये हमको यहाँ इंटेंसिटी बढ़ के मिले, बल्कि इनकी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी रिजल्टिंग, इसमें कुछ तो हमको यहाँ कम मिलेगा। मतलब इनके बीच ये इंटेंसिटी ज्यादा लेकिन ये इंटेंसिटी कुछ कम होगी, इतनी कम कि हम इसे रिजॉल्व कर सके, हमें लगे कि ये दो है। ये दो कब नहीं लगेंगे, जब इनके बीच की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ जो ये कहलाता है डिप, कहलाता है ये डिप। यहाँ डिप कैसा है, बहुत ही गहरा है। यहाँ डिप कम गहरा है लेकिन हम विभेदित कर पा रहे हैं। यहाँ तो डिप है ही नहीं, देयर इज नो डिप। इस स्थिति में जब डिप ना हो तो ये कहलाना है अनरिजॉल्व्ड। जब ये डिप की कोई वैल्यू हो तो ये है जस्ट रिजॉल्व और ये कहलाएगा आपको फुल्ली रिजॉल्व्ड। अब आप कहेंगे कि कैसे हम इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएं, कैसे हम इनको निकालें। तो इसको समझने के लिए, ये निकालने के लिए हमको मैथमेटिकली ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कब एग्जैक्टली दो ऑब्जेक्ट्स को हम फुल्ली रिजॉल्व कह सकेंगे। तो ये क्लियर हो गया है, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और ड्रॉ भी कर लीजिए। फुल्ली रिजॉल्व, अनरिजॉल्व एंड जस्ट रिजॉल्व। अब मैं इसे मिटाती हूँ और जगह बनाती हूँ। तो जस्ट रिजॉल्व के लिए क्या केस मिला, जस्ट रिजॉल्व ये इनके द्वारा दी गई क्राइटेरिया है, इनके द्वारा दी गई क्राइटेरिया है जस्ट रिजॉल्व। क्या, मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ऑफ वन lies at diffraction minima of other। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एक का ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, पहले तो इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में दूसरे डिफ्रैक्शन का इसके ठीक इसके मैक्सिमा पर इसका मिनिमा बने और मिनिमा पर मैक्सिमा बने, तो मुझे दो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे। ये है मेरा डेफिनेशन। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर ऐसे, लेकिन इनके के कारण यहाँ कुछ इंटेंसिटी बढ़ जाएगी मगर इतनी होगी कि हम इसे क्लियरली देख पा रहे हैं। एक के मैक्सिमा पे दूसरा का मिनिमा, दूसरे के पहले के मिनिमा पे दूसरे का मैक्सिमा। ये जस्ट रिजॉल्व हो गया। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन अप्लाइड है। क्यों, क्या कंडीशन अप्लाइड है, जरा देखो क्या कंडीशन अप्लाई है। ये चित्र देखिए, दो ऑब्जेक्ट ठीक उतनी ही दूरी पर हैं। अब देखो, एक का डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इसके मिनिमा पे दूसरे का मैक्सिमा बनना है और वाइस वर्सा। ये देखिए, अब बताइए क्या यही स्थिति यहाँ पर भी है? क्या यहाँ पर जो डिप बन रहा था, क्या ये डिप अभी भी है? क्या ये है? नहीं है। क्या अभी भी मुझे इस तरह से ये क्या दिख रहा है? क्या ये अभी भी रिजॉल्व है? इट्स नॉट रिजॉल्व। मतलब शर्त क्या हुई, क्या फर्क है दोनों में? इसमें दोनों ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी समान है। इसमें एक ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी से काफी कम है। इस स्थिति में रेले क्राइटेरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल, विल नॉट बी एप्लीकेबल। था ये कंडीशन, शर्त ये है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस, जो उनके इमेजेस बन रहे हैं, मस्ट हैव इक्वल इंटेंसिटी।
अर्थात दोनों ऑब्जेक्ट को बराबर रोशनी से आपने इल्यूमिनेट करी है, तभी तो हम बात करेंगे उनके रेजोल्यूशन की। एक को आपने एक्सपोज ही नहीं किया, दूसरे में लाइट ज्यादा पड़ रही है, तब फिर हम कैसे बात कर सकते हैं विभेदन की। तो अर्थात ये रेले क्राइटेरिया हम तभी लगा सकेंगे जब मेरे दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों इमेजेस की इंटेंसिटी बराबर होगी। तो रेले क्राइटेरिया अप्लाई करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस मस्ट हैव इक्वल इंटेंसिटी। जो हमारे इमेजेस बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको बराबर ही इल्यूमिनेट करना होगा, तभी हम इसे कहेंगे ये जस्ट रिजॉल्व है इस पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये बहुत जरूरी शर्त हो गई। तो रेले क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट इट बी I0। अच्छा, अब ये नोट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में चले निकालते हैं व्हाट वुड बी द इंटेंसिटी एट डिप। यदि मैं ये पता लगा लूं कि इस डिप पर इंटेंसिटी कितनी है, ये डिप है मेरा, व्हाट इज द इंटेंसिटी एट डिप। डिप कौन सी जगह है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डिफ्रेक्शन पैटर्न। जो दो डिफ्रेक्शन पैटर्न्स के मैक्सिमा का जो यहाँ सुपरपोजिशन हो रहा है, मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए। मैं कैसे निकालूं? तो ये है क्या चीज? ये है तो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। तो मुझे निकालना है व्हाट इज द इंटेंसिटी एट डिप। तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी एट डिप इज I1 प्लस I2, दैट मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। कहां पर? एट द डिप। वेयर इज द पॉइंट एट डिप? ये निकालने के लिए कंसिडर, याद करिए, कंसिडर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में जो हम लोगों ने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, उस इक्वेशन को याद करिए। I इक्वल्स टू I0 साइन P अपॉन P का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। I इक्वल टू I0 साइन P अपॉन P का होल स्क्वायर। अगर मैं इधर P ले रही हूं, इधर I ले रही हूं, where P is function of theta, याद करिए, where P is function of theta, theta is angle of diffraction। तो ऐसे में चलिए देखिए वो P पॉइंट है कौन सा, जहां पर मुझे इंटरसेक्शन मिल रहा है या सुपरपोजिशन मिल रहा है। तो मैं ये थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, सारी चीजें जगह बना ले। हमें निकालना इंटेंसिटी एट डिप। अब ये डिप का पॉइंट निकालते हैं। इसके लिए I इक्वल्स टू I0 साइन P अपॉन P का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए कि ये पॉइंट P इक्वल टू 0 है और पहला मुझे मिनिमा कहाँ मिला था? P इक्वल्स टू पाई पर, प्लस माइनस पाई पर। पहला मैक्सिमा P इक्वल टू 0, दूसरा हमें मिला था P इक्वल्स टू पाई पर। तो चूंकि ये दोनों सिमेट्रिक है, इसलिए इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ डिप की पोजीशन बोल सकते हैं आप इसको, पोजीशन ऑफ डिप, पोजीशन ऑफ डिप या सुपरपोजिशन ऑफ द टू पैटर्न, ये कहां होगा? P इज इक्वल टू 0 और पाई के बीच में, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। इससे क्लियरली समझ लीजिए, ये मैक्सिमा, ये इसका मिनिमा, ठीक आधे पे इनका आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है। मतलब कि मुझे जो डिप चाहिए I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, किस पॉइंट पे चाहिए? डिप पे। ये कहाँ हो रहा है? पाई बाय 2 पर, और ये कहाँ हो रहा है? पाई बाय 2 पर। तो यदि मैं I1 एट पाई बाय 2 निकाल लूं, I2 एट पाई बाय 2 निकाल लूं, तो मुझे डिप पर इंटेंसिटी मिल जाएगी। परफेक्ट। तो चलिए निकालिए कि I एट पाई बाई 2 कितना होगा? पहले वाले के लिए I1 एट पाई बाई 2। इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करिए। तो ये आएगा I0 साइन पाई बाई 2 अपॉन P का मान है पाई बाई 2 होल स्क्वायर। साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री 1, तो ये हो गया आपका I0 अपॉन,
ये पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4, तो 4I0 अपॉन पाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अच्छा, और दूसरे के लिए I1 I2 एट पाई बाई 2, ये भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो पहले ही मान लिया है कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि I0 दोनों का बराबर होना चाहिए। तो I0 साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0 पाई स्क्वायर, ये दोनों बराबर। इसलिए द इंटेंसिटी एट डिप इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो मुझे मिल गया 8I0 4 पाई स्क्वायर, 8I0 अपॉन पाई स्क्वायर। व्हाट इज पाई? पाई का वैल्यू 3.5, 3.15 या 22/7 यहां सब्सटीट्यूट कर लीजिए, और इसको यहां रखने के बाद आप इससे देख लीजिए ये कितना वैल्यू आने वाला है। तो आप जब इसको वर्कआउट करेंगे, ये आएगा 0.81I0। सॉल्व इट एंड सी। 0.81I0 दैट इज इक्वल टू 81% ऑफ I0। तो कितनी इंटेंसिटी हो गई डिप पे? डिप पे इंटेंसिटी कितनी हो गई? 81% ऑफ I0। मतलब यहां इसके जो हमने I0 लिया था उससे 81% यदि है, 20% ही बस कम है, तो वो जस्ट रिजॉल्व कहलाएगा। उससे अधिक होगा तो अनरिजॉल्व, उससे कम होगा तो फुल्ली रिजॉल्व। अब हमारी बातें खत्म हो गई, हमारे कंफ्यूजन खत्म हो गए। हमें किसी की आंख पर, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ ये रेले क्राइटेरिया लगाना है, और रेले क्राइटेरिया कहता है कि यदि दो इंटेंसिटी या दो ऑब्जेक्ट्स इक्वली इल्यूमिनेटेड हैं, दोनों पे बराबर प्रकाश पड़ रहा है, तो इंटेंसिटी एट डिप यदि 81% है तो मैं उसे फुल्ली रिजॉल्व कहूंगी, उससे अगर अधिक है तो वो अनरिजॉल्व होगा, उससे यदि कम है तो वो फुल्ली रिजॉल्व कहलाएगा। तो फिर हमारा डेफिनेशन हम एक बार फिर लिखेंगे, और wavelengths are said to be just resolve if the intensity at dip is exactly 81% of their maximum intensity, and if more than 81%, it is unresolved. Less than 81%, fully resolved. But what is but? The two objects must be equally illuminated. दो ऑब्जेक्ट्स आपके बराबर इल्यूमिनेशन होंगे तभी रेले का क्राइटेरिया अप्लीकेबल होगा, और रेले क्राइटेरिया कहता है कि यदि 81% है तो फुल्ली रिजॉल्व, 81% से अधिक है तो अनरिजॉल्व, 81% से कम है तो फुल्ली रिजॉल्व। अब रेले के इस क्राइटेरिया या इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को हम लगा करके ग्रेटिंग का और प्रिज्म का स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन निकालने वाले हैं। तो अब हम निकालते हैं ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने ग्रेटिंग के बारे में चर्चा की। ग्रेटिंग का में डिफ्रेक्शन देखा हमने, ग्रेटिंग में डिफ्रेक्शन की वजह से बनने वाले स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा है हमने। तो हम अभी ये निकालना चाहते हैं कि रेले का क्राइटेरिया यदि हम अप्लाई करें तो ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होगा। इसके लिए
रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में जो हो रहा है, मैंने कहा था कि ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, और हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। रिजॉल्विंग पावर, स्पेक्ट्रल रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर को मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला है इन जनरल, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम रेले क्राइटेरिया, ये रेले के क्राइटेरिया से नहीं आया है, ये रिजॉल्विंग पावर के डेफिनेशन से आया। ये है लैम्डा। जिस कोई इंस्ट्रूमेंट यदि लाल रंग के आसपास रिजॉल्व अच्छा कर सकता है तो वो जरूरी नहीं कि वो हरे रंगों को भी उतना ही अच्छा रिजॉल्व करेगा। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, उस वेवलेंथ के आसपास कितने वेवलेंथ को वो रिजॉल्व कर सकता है। ये डी लैम्डा से हम समझने के लिए चलिए एक बात करते हैं, सोडियम लैम्प की बात करते हैं। सोडियम लैम्प से एमिट होने वाला जो लाइट है वो दिखने में येलो कलर होता है, लेकिन जब हम इसे प्रिज्म से इनफैक्ट ग्रेटिंग से जब हम गुजारते हैं या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें दो तरंग दिख रहे हैं, 5890 एंड 5896। ये येलो के 2 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ्स हैं सोडियम लैम्प के लिए। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 6 एंगस्ट्रॉम। ये 6 एंगस्ट्रॉम हमारे लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन जब हम इसे ग्रेटिंग जैसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के सामने रखते हैं तो वो उनको बारीकी से 2 अलग अलग वेवलेंथ हमें, 2 अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल जाती है। उसी ग्रेटिंग को यदि हम 6 एंगस्ट्रॉम के ही 4000 वेवलेंथ में इस्तेमाल करें तो हो सकता हमें रिजॉल्व ना कर पाए। मतलब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि किस वेवलेंथ में हम रिजॉल्व कर रहे हैं और कितना वेवलेंथ का डिफरेंस है, राइट? जैसे हम दूरी की बात करते थे उसी प्रकार यहाँ हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। इस वेवलेंथ के अबाउट कितना वेवलेंथ को वो कम से कम रिजॉल्व कर सकता है। ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा अबाउट दिस वेवलेंथ, राइट? तो यहाँ डी लैम्डा कितना हुआ, 6 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा क्या हुआ फिर, तो लैम्डा नहीं, यहाँ हम कहते हैं लैम्डा एवरेज। इसलिए हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, लैम्डा एवरेज, कि इन 2 वेवलेंथ जिनको ये रिजॉल्व कर रहा है उनके का माध्यमान। ये है हमारा फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर के लिए, ठीक है? हम निकालना चाहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर कितना होगा? तो ग्रेटिंग में हुआ क्या था, जरा ये ध्यान रखिए, याद करिए कि जब हमने ग्रेटिंग ली, अच्छा ग्रेटिंग के साथ एक बड़ी खूबसूरत और परेशानी वाली बात ये है कि इसमें हमको एक स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, कई सारे स्पेक्ट्रम मिलते हैं। और ये जो कई सारे स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं इसको हमने पिछली चर्चा में ये भी देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर में इनके बीच का सेपरेशन कम होता है, सेकेंड ऑर्डर में इन स्पेक्ट्रल लाइंस का सेपरेशन बढ़ जाता है। तो क्या मैं बिना फॉर्मूला में लगाए मोटे मोटे से तो ये जान ही सकती हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर कम और सेकेंड ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे उसी ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ता है। ये तो बिना मैथमेटिक्स के हमने ऑब्जर्व कर लिया है और यही रिजल्ट्स मुझे मैथमेटिक्स में भी चाहिए। मतलब कि मुझे जब मैं ग्रेटिंग के रिजॉल्विंग पावर की बात करती हूँ तो मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में रिजॉल्वेशन चाहिए। ठीक है कि ग्रेटिंग का सेकेंड ऑर्डर का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, मगर मेरी ग्रेटिंग में सेकेंड ऑर्डर बन ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है ड्यू टू वॉट एवर रीजन। तो मुझे तो फर्स्ट ऑर्डर से ही सेटिस्फाई करना चाहिए होगा, मुझे फर्स्ट ऑर्डर में ही इतना रिजॉल्विंग पावर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटिंग में किसी nth ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर निकालेंगे और उसके बाद इसमें चर्चा। तो देखो हमने ये ग्रेटिंग लिया, ग्रेटिंग, इस ग्रेटिंग पर जब लाइट इंसिडेंट हुई जो कि पॉलीक्रोमेटिक है, पॉलीक्रोमेटिक, इसमें एक से अधिक वेवलेंथ होना चाहिए जैसे कि हमने यहां बात करी थी। चलिए इसी को ले लेते हैं, इट्स नॉट मोनोक्रोमेटिक,
It's a non-monochromatic, a light source having wavelength lambda 1 and lambda 2. दो वेवलेंथ है इसमें, हम नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये इस पर इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, मुझे एक सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है जिसमें कि मुझे लैम्डा एवरेज मिलने वाला है, यहीं पे मुझे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मिलने वाला है, दोनों लिखेंगे यहीं पर एक ही जगह पर इन दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि n इक्वल्स टू 0 है। लेकिन n इक्वल्स टू 1 के लिए, क्योंकि e साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, e साइन थीटा इक्वल्स टू n का वैल्यू 1 है, n लैम्डा 1, यहाँ थीटा 1 होगा फर्स्ट, और इसी e के लिए दूसरे थीटा 2 पर मुझे n लैम्डा 2 मिलने वाला है, ये तो मुझे एक येलो कलर यहाँ मिलेगा और दूसरा येलो कलर मुझे यहाँ मिल रहा है। सिर्फ समझने के लिए, वैसे होता नहीं है, लेकिन मैंने इसे इस तरह से बनाया कि मैं इसे ग्रीन भी बना सकती हूँ कि एक येलो है और दूसरा ग्रीन है, लेकिन इतने कम वेवलेंथ में एक येलो एक ग्रीन नहीं होगा। दो ग्रीन हो सकते हैं, दो ऑरेंज हो सकते हैं, दो येलो हो सकते हैं, दो रेड हो सकते हैं। अगर येलो और ग्रीन है तो हम उसकी रिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। तो फिर अभी बात आती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर में पहला और ये दूसरा, इनके बीच का वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, तो मैं इसीलिए इसे लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा कह देती हूँ। ये मेरा ग्रेटिंग है जिसका कि ग्रेटिंग इंटरवल अंतराल जो है वो ई है एलिमेंट। ये मुझे 2 मिले। अब मुझे 2 क्यों दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, याद करो कि ये इसका मैक्सिमा इस तरह से और ये दूसरे वाले का मैक्सिमा यहाँ है, और रेले क्राइटेरिया कहता है कि ठीक इसके मैक्सिमा पर इसका मिनिमा और इसके मिनिमा पे इसका मैक्सिमा बनना चाहिए, तब मुझे ये स्पेक्ट्रल लाइन दिखेगी, तभी ये रिजॉल्व कहलाएगा। किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, जैसे मैंने nth ऑर्डर में ड्रॉ किया, n इक्वल्स टू 1 में ड्रॉ किया, ये किसी भी ऑर्डर पे किस्सा बन सकता था कि nth ऑर्डर पर क्या होगा। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 एक बराबर जैसे ही वेवलेंथ है, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, चलिए उसको भी लिख दिया, छोटा वेवलेंथ डिफरेंस है। फिर क्या होगा कि nth ऑर्डर का तो कहाँ मिलता है मुझे, क्या कंडीशन है, तो मेरा इक्वेशन कहता है कि nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा विल फॉर्म, कहाँ बनेगा ये, एट, कहाँ बना, जहां e साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। जिस पॉइंट पर, जिस थीटा के लिए मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा वहीं पर मुझे मिलेगा। अच्छा, इसमें से कौन सा लैम्डा होना चाहिए, ये लैम्डा होना चाहिए, क्योंकि ये पहले आ रहा है तो इसके लिए थीटा का मान कम और इसके लिए थीटा का मान ज्यादा, तो ये थीटा और ये हो गया मेरा थीटा प्लस डी थीटा। लेकिन चूंकि मैं nth ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो लेट मी कॉल इट थीटा n, तो मैं इसे थीटा n कह देती हूँ, तो ये हो जाएगा थीटा n और ये n लैम्डा, साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। और दूसरे वाले का मैक्सिमा कहाँ बनेगा, nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा विल फॉर्म एट e साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा, एंड nth मैक्सिमा ऑफ, मैं थोड़ा जगह बना लूं, ग्रेटिंग, इसका की एलिमेंट E है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस n है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस right. Similarly, nth maxima for lambda plus d lambda, ये कहाँ बनेगा, e sin थीटा n प्लस d थीटा, इससे थोड़ा ज्यादा, थीटा n प्लस d थीटा इज इक्वल टू
n लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ये दूसरे वाले वेवलेंथ का nth मैक्सिमा इससे थोड़ी सी अधिक दूरी पर बन रहा है, लेकिन हमारा रेलेस क्राइटेरिया कहता है कि इस पॉइंट पर इसका मिनिमा बनना चाहिए। ये कहाँ बनना चाहिए? ये मैक्सिमा इसके मिनिमा पर बनना चाहिए। तो याद करिए कि फर्स्ट मिनिमा आफ्टर nth मैक्सिमा कहाँ बनना है ग्रेटिंग में। तो एज पर द थ्योरी वी नो दैट द फर्स्ट मिनिमा आफ्टर nth मैक्सिमा, आफ्टर nth मैक्सिमा, देखिए हम जानते हैं कि दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच n-1 मिनिमा बनते हैं। दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच n-1 मिनिमा बनते हैं। हमें फर्स्ट मिनिमा पे चाहिए, और वो फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनने वाला है? जहां e साइन थीटा, मैं n की बात कर रही हूं इसलिए n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय n पर बनेगा। हमारा इक्वेशन आया था m लैम्डा बाय n, जहां m का मान 1 नहीं, n नहीं, कैपिटल N नहीं, n-1 तक होता है, 1 से लेके n-1 तक, इट वुड नॉट बी 0। तो फर्स्ट कहां से होगा? हमारा इक्वेशन था e sin theta is equal to plus minus m lambda, where m was equal to not equal to 0 n 2n, ये इक्वेशन था, ध्यान रखिए। m इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक। मुझे बाकी से लेना देना नहीं है, मुझे थीटा फर्स्ट से लेना देना है। अब ये फर्स्ट का मतलब m का वैल्यू यहाँ हो गया 1, लेकिन n के बाद का चाहिए, इसलिए n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय n, e साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय n। यहाँ बन रहा है मेरा वेवलेंथ लैम्डा का मिनिमा, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट की बात कर रही हूँ। ये कहाँ बनने वाला है? तो इसके लिए e साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय n होना चाहिए। ये थीटा n ही रहेगा क्या? तो अभी अभी हमने जाना कि ये इस पॉइंट पर बनना चाहिए, जहां इसका मैक्सिमा है उसी पर इसका मिनिमा बनना चाहिए। तो एस पर रेले क्राइटेरिया, दिस हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय एस पर रेलेस क्राइटेरिया, इस पॉइंट पर मुझे मिलना चाहिए। ये मेरा थीटा एन पे अलग पॉइंट पर नहीं बनना है, ये मुझे बनना चाहिए कि e साइन थीटा को मुझे क्या लिखना चाहिए था? e साइन, ये क्यों लिख रही हूं मैं? सिर्फ रेले के क्राइटेरिया के कारण। e साइन थीटा n प्लस डी थीटा n, जहां मेरा मैक्सिमा है वही मुझे दूसरे का मिनिमा मिलना है। जिस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमा है उसी पर मुझे मिनिमा मिलना है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय n, ये मेरा कंडीशन होना चाहिए। लैम्डा वेवलेंथ का फर्स्ट मिनिमा पर दूसरा मैक्सिमा बनना चाहिए। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, दूसरा इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 2, और तीसरा इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, सॉरी नॉट दिस वन, ये गलत है। रेले क्राइटेरिया लगाने के बाद ये इक्वेशन, ये 3 हो गया। अब देखो, हम यदि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 यदि करें, इक्वेट करें, कंपेयर करें, इन्हें कंपेयर करें, कंपेयर 2 and 3, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, साइन थीटा एन प्लस डी साइन थीटा एन, रेले के क्राइटेरिया से। तो ये भी तो इक्वल हो गए। n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय n इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिला मुझे? n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय n इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस n डी लैम्डा। दोनों कैंसिल हो गए, बचा यहाँ लैम्डा अपॉन n इज इक्वल टू n डी लैम्डा। और आप इसको रीअरेंज करिए, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा मुझे चाहिए, ये मिलता है n n।
तो जो रिजॉल्विंग पावर के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन एन। तो रिजॉल्विंग पावर जिसको हम लैम्डा एवरेज अपॉन डी लैम्डा से परिभाषित किया था, हमारे केस में इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल एन। अब करते हैं चर्चा इस एक्सप्रेशन की चर्चा। तो हमारे रिजॉल्विंग पावर के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा एवरेज अपॉन डी लैम्डा, और इसके लिए जो हमने निकाला वो आया n इंटू एन, जहां n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। कि ग्रेटिंग में कितनी लाइंस है, लाइंस पर इंच नहीं, टोटल अगर ग्रेटिंग 2 इंच का है, सपोज ये विड्थ इसकी 2 इंच है, और इस पर हमने यहां लाइन खींच रखी है, कितनी 15,000 लाइंस पर इंच, तो n कितना हो गया 30,000। ये है n, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। तो हम क्या देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, पहला पॉइंट, ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज्यादा होगा जितना जिस ऑर्डर में हम देखेंगे, जैसा कि हम समझ रहे थे बिना इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के। इसी प्रकार रिजॉल्विंग पावर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, ये कैपिटल N के भी प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कि यदि मुझे फर्स्ट ऑर्डर में ही रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना हो या किसी भी ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना हो, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मुझे क्या करना होगा। अगर रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है, n को मैंने फिक्स कर दिया, तो क्या मुझे कैपिटल N बढ़ाने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, यही मतलब है। यस, कि n जितना ज्यादा होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। अब यहाँ समझने वाली एक और भी बात है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी ग्रेटिंग में, ये ग्रेटिंग है, इस ग्रेटिंग में हमारे पास कुछ लाइंस है इस तरह से, ये n है। अब यदि मुझे रिजॉल्विंग पावर को डबल करना है, रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करके मुझे 2 टाइम्स रिजॉल्विंग पावर करना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसे n इंटू 2n करना चाहूंगी, लाइंस की संख्या को उसके 2 गुना करना चाहूंगी। तो क्या मैं इसको 2 गुना यहां डाल के कर सकती हूँ, ये हो गया। क्या रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा, क्या रिजॉल्विंग पावर डबल हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही कहता है, मगर ऐसा नहीं होगा। यदि आपने सिर्फ n की संख्या बढ़ा दी, तो जरा देखिए यहाँ e जो है वो रिड्यूस होकर के e/2 हो गया। अगर हमने n को उस शर्त पे बढ़ाई कि e को e/2 करना पड़ गया, तो फिर हमारा रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज नहीं होगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ चीजें छुपी है, तो चलो पहले वो ठीक कर लें, इस फॉर्मूला को जरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएं। तो इसके लिए हमने समझना है कि ये जो n है, हम जानते हैं, वी नो दैट e sin थीटा इज इक्वल टू, ये e sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 1, e sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। यहां से मुझे क्या मिलता है, e इज इक्वल टू या n इक्वल्स टू e sin थीटा अपॉन लैम्डा। तो मैं उसे क्या लिखना चाहूंगी कि n इक्वल्स टू e sin थीटा n अपॉन लैम्डा, n इक्वल्स टू e sin थीटा n फ्रॉम लैम्डा, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये n की वैल्यू को यदि मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे नया वाला जो एक्सप्रेशन है वो मिलेगा e sin थीटा n अपॉन लैम्डा इंटू कैपिटल N। यहां स्मॉल n दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये इसमें ही निहित है। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू e sin थीटा अपॉन लैम्डा। अब देखिए यहां मुझे क्या मिलता है, n इंटू e साइन थीटा n अपॉन लैम्डा। अब ये n e क्या है, n मतलब वो जो 10,000 या 15,000 है।
अब ई क्या, इन दोनों के बीच का इंटरवल। अगर 10 लाइन है और एक एक दो लाइन कंसेक्यूटिव लाइन, क्रमागत जो लाइन्स है उनके बीच का सेपरेशन 1 mm है, तो ये जो टोटल लाइन की विड्थ कितनी हो गई, 10 गुणा 1 mm, तो 10 mm के बराबर। इसी प्रकार यदि मेरे पास 10 या 15,000 लाइन्स है, सबके बीच का सेपरेशन ई के बराबर है, तो ई गुणा एन कितना हो गया, वो रूल्ड विड्थ। तो एन ई इज नथिंग बट, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये रूल्ड विड्थ है, ये इसकी चौड़ाई है जिसमें कि हमने लाइनें खींची है। तो अगर मुझे ये n इंटू ई, ये रिजॉल्विंग पावर है, अगर मुझे अधिकतम करना है, रिजॉल्विंग पावर को मैक्सिमम करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसे मैक्सिमम लेना होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये हो गया एन ई अपॉन लैम्डा। तात्पर्य ये है कि यदि हम रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाहते हैं ग्रेटिंग का, तो सिर्फ n बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, n बढ़ाना है, साथ में e के मान को यथावत रखना है। जैसे कि हमने यहां किया था, हमें ये नहीं करना है, हमने जो यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइन्स में बढ़ा दी थी, यदि आप चाहते हैं कि इसका रिजॉल्विंग पावर बढ़े तो इसकी कुल चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी और उतने ही ग्रेटिंग अंतराल वाले हमें और भी लाइन्स खींचनी पड़ेंगी। मतलब कि n बढ़ाना है मगर e कम नहीं करना है, तो आपको ग्रेटिंग की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। और यही वजह है कि आपका जो रिजॉल्विंग पावर के लिए इक्वेशन आना चाहिए इज इक्वल टू W साइन थीटा n अपॉन लैम्डा। बाकी चीजों को यदि हम यहां से हटा, n अपॉन लैम्डा, जहां W इज इक्वल टू n इंटू ई, और this is also called as the ruled width of grating, of the grating। ग्रेटिंग के कितनी, अगर ये ग्रेटिंग है, कितना है, ये 3 इंच है बाय द वे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 इंच में ही लाइनें खींची गई हैं, 2 इंच में ही लाइनें खींची गई हैं, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा W होगा ये। W इज द रूल्ड विड्थ, n इंटू ई, जितनी लाइन्स हैं और उनके बीच का अंतराल को गुणा करने पर जो स्थिति आती है वो होगा मेरा रूल्ड विड्थ। और यही वजह है कि इवन दो ग्रेटिंग में 1 इंच में ही 10 से 15,000 लाइन्स हैं, फिर भी हमारी ग्रेटिंग 1 इंच की नहीं होती बल्कि करीब करीब 3 इंच की होती है। इससे क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो 10 गुणा 3 या 15 गुणा 3 45,000 के आसपास हमको मिल जाती है। जब इतनी संख्या में स्लिट्स होती हैं तब जाके हमें वो रिजॉल्विंग पावर मिलता है जो आप अपने लेबोरेटरीज में देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में यदि आपको सारे स्पेक्ट्रल लाइंस रिजॉल्व दिखने हैं, कि सारे को क्लियरली दिखाई देनी है, एक एक वेवलेंथ्स, कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ आप इसमें जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि येलो की 2 लाइन, ग्रीन ब्लू में कुछ नंबर ऑफ लाइन ज्यादा दिखती है। तो इनफैक्ट हमको अगर हम मर्क्यूरी लैंप देखें, मर्क्यूरी लाइट को देखें ग्रेटिंग से, तो उसमें हमको 7 की बजाय करीब 9 कलर्स, 9 करीब लाइन्स हमको दिखाई देती हैं। तो इसमें ये हो रहा होता है कि येलो कलर और ग्रीन कलर, ब्लू कलर में कुछ और भी हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स दिखाई देने लगती हैं। वो इसलिए नहीं कि ग्रेटिंग की प्रॉब्लम पहले से थी, मर्क्यूरी लैंप के मर्क्यूरी लाइट में उतने स्पेक्ट्रल लाइन्स पहले से है, इनफैक्ट और भी ज्यादा हैं, शायद उसको हमने यहाँ पर रिजॉल्व नहीं किया। ये सभी जो लाइन्स हैं वो हमको ग्रेटिंग के थ्रू दिखने लगती हैं। क्यों? इसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। हम एक दिए गए वेवलेंथ में उसके पास के वेवलेंथ को डिस्टिंग्विश करके अलग से देख पा रहे हैं। तो ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग का फॉर्मूला याद रखना है, सभी डिपेंड करेगा आपके पास क्या प्रश्न में दिया गया है, आपकी क्या परिस्थितियां हैं। अगर किसी ऑर्डर में n दिया हुआ है उसके लिए n के साथ निकालना है कैपिटल N, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्मॉल n नहीं दिया है, आपको E पता है, तो आप n e साइन थीटा अपॉन लैम्डा निकाल सकते हैं दिए गए तरंगदैर्ध्य के लिए, या फिर हम अगर रूल्ड विड्थ जानते हैं तो भी हम रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पर रूल्ड विड्थ साइन थीटा n अपॉन लैम्डा
ये देख करके रिजॉल्विंग पावर जो है वो हमको लग रहा है कि फिक्स हो गया। इस फॉर्मूला से ऐसा लगता है कि हर ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि रूल विड्थ अधिक होने से तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, मगर ये ऑर्डर डिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑर्डर में जो रिजॉल्विंग पावर है वो डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर के रिजॉल्विंग पावर से कम ही होगा। ये इस फॉर्मूला से समझ में आएगा, किसी और से नहीं। सो ये दिस ऑल थ्री फॉर्मूलाज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो हुई रिजॉल्विंग पावर की बात। अब जब हम ग्रेटिंग में रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो एक और चीज जो समझ में आती है वो है, जैसे हमने प्रिज्म में बात की थी डिस्पर्सिव पावर की, तो क्या ये डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर अलग अलग है? क्या ये एक ही है? और अलग है तो कैसे है? क्योंकि डिस्पर्सिव पावर या विक्षेपण क्षमता, इसलिए अभी मैं यहाँ पर एक डिस्पर्सिव पावर का भी जिक्र करना जरूरी होगा ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें कि डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर में क्या फर्क है। तभी हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हम रिजॉल्विंग पावर से क्या समझते हैं और विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं। दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। तो देखिए, पावर ऑफ ग्रेटिंग, डिस्पर्सिव पावर विक्षेपण क्षमता, इसने क्या करना है, ये किसी दिए गए वेवलेंथ को कितना डिस्पर्स कर सकता है। अगर ये हमारा ग्रेटिंग है, दिस इज योर ग्रेटिंग, अब इस ग्रेटिंग से मैंने कोई वेवलेंथ डाला, इस वेवलेंथ में लैम्डा भी है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा भी है। हम इस छोटे से वेवलेंथ के डिफरेंस की बात करें, ये भी है और ये भी है, दोनों ही है। अब यहां गया, अब यहां आने के बाद एक ग्रेटिंग n इक्वल टू 0 पर हमें पता है कोई स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, सिर्फ हमको एक बैंड मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हम जब जाते हैं तो हमें पता है कि ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ही ये हो गया e साइन थीटा n प्लस डी थीटा n, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है। और फिर इसके बाद ये एंगल और ये एंगल, तो कम एंगल में e साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस डी लैम्डा। जब तक ये मुझे अलग अलग नहीं दिखेंगे तो मुझे ये विक्षेपण नहीं होगा। लेकिन यही वेवलेंथ्स, ये लैम्डा वेवलेंथ है, ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा के प्रिंसिपल मैक्सिमा है। इनके प्रिंसिपल मैक्सिमा अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग एंगल्स पर बनते हैं और इसलिए हमें ये विक्षेपित अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, सेकेंड ऑर्डर में जब हम जाते हैं तो इनका ही डिस्पर्शन ज्यादा हो जाता है। मतलब ये फिर से लैम्डा है, ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, ये है n इक्वल्स टू 2 के लिए, ये पूरा n इक्वल्स टू 2 के लिए इनका विक्षेपण। अब ये अगर विक्षेपित हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब ये किस वेवलेंथ के अबाउट विक्षेपित हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, मतलब विक्षेपण की दर, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के साथ विक्षेपण में परिवर्तन की जो दर होगी उसको हम विक्षेपण क्षमता कहेंगे। तो विक्षेपण क्षमता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर सेपरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये एंगुलर सेपरेशन कितना है, डी थीटा n है। हम डिस्पर्सिव पावर को कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन कोणीय विक्षेपण बिटवीन प्रिंसिपल मैक्सिमास of two close by wavelengths, two close by wavelengths। यहां हर शब्द का अपना मीनिंग है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर सेपरेशन, कोणीय विक्षेपण, इसमें किसमें, मुख्य उच्छिष्टों के बीच, किसके साथ, तरंग के साथ। इसलिए जो डिस्पर्सिव पावर होता है इसका डेफिनेशन ही यही है। डेफिनेशन के आधार पर हम इसको डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग को
डी थीटा एन अपॉन डी लैम्डा कहते हैं। मतलब तरंग दैर्ध्य में आपने अगर जरा परिवर्तन किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना चेंज आ रहा है दिए गए तरंग दैर्ध्य में के स्पेक्ट्रा में, इसको हम कहेंगे डीपी, डिस्पर्सिव पावर। क्या यह बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास सभी वेवलेंथ है नीले से लेकर के लाल तक, नीले का वेवलेंथ है अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम और उसका अगर एक्सट्रीम मान लेते हैं 6000 7000 एंगस्ट्रॉम, तो कोई इंस्ट्रूमेंट 6000 एंगस्ट्रॉम में जो डिस्पर्सिव पावर है वो जरूरी नहीं कि वो 7000 के लिए भी सेम हो। या मुझे ये कहना चाहिए कि अगर मैं वेवलेंथ में इतना चेंज करूं तो मुझे उसके एंगुलर सेपरेशन में कितना चेंज मिल रहा है। जाहिर सी बात है ये वेवलेंथ डिपेंडेंट है, इसलिए ये सारी चीजें आई हैं। चलिए निकाल लेते हैं मैथमेटिकली, तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने कहा कि ये nth कब हो रहा है, इनके कोणीय विक्षेपण के लिए। तो हम पहले से ही जानते हैं कि nth प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा कहाँ पे बनने वाला है, जहां ई साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा है, राइट। और ई और दूसरा एंड फॉर लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मुख्य उच्चिष्ट कहाँ बनने वाला है, जहां ई साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा है। ये हम जान रहे हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को जरा देखें, यहां से अगर मैं इसको डिराइवेटिव निकालूं, डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट दिस, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता है, ई कॉस थीटा एन डी थीटा एन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा, ई कॉस थीटा एन डी थीटा एन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के साथ डिफ्रैक्शन एंगल में कितना चेंज आएगा, ये मेरा कहलाता है डिस्पर्सिव पावर। ये डिफ्रैक्शन एंगल में परिवर्तन इसके साथ, तो ये कितना वैल्यू हो गया। अब अगर इसी को हम रीराइट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, डी थीटा एन अपॉन डी लैम्डा हम नीचे ले आए इज इक्वल टू एन अपॉन ई कॉस थीटा एन। ये है मेरा डिस्पर्सिव पावर, ये है मेरा एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एन अपॉन ई कॉस थीटा एन। फिर मुझे क्या मिलता है, क्या कंक्लूजन्स मुझे मिल सकता है यहां से, कि डिस्पर्सिव पावर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब एन जितना ज्यादा होगा डिस्पर्सिव पावर, उस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें डिस्पर्शन ज्यादा मिलेगा, विक्षेपण हमको अधिक मिलने वाला है। अब ई कॉस थीटा एन तो ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अनलाइक रिजॉल्विंग पावर जो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड व्हाट अबाउट डिफ्रैक्शन एंगल कॉस थीटा एन, कॉस थीटा एन कॉस फंक्शन है, तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉस थीटा का वैल्यू उतना ही कम होगा। जितना कॉस थीटा कम होगा मेरा डिस्पर्सिव पावर बढ़ेगा। मतलब जिन एंगल के लिए अधिक एंगल के लिए, अधिक एंगल किसके लिए है, अधिक एंगल वेवलेंथ अधिक के लिए है, तो अधिक वेवलेंथ वाले जो अधिक एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रहे हैं उनके लिए डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगा। मतलब सिंगल स्पेक्ट्रम में n इक्वल्स टू 1 के लिए यदि मेरे पास नीले से लेके लाल रंग सभी हैं, तो जो लाल रंग के लिए डिस्पर्शन मुझे अधिक दिखेगा, कि यदि वहां ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो वो मुझे और भी क्लियरली डिस्पर्स्ड दिखाई देने लगेंगे, उनमें उनका कोणीय विस्थापन अधिक होगा। मतलब यदि यहाँ पर मेरे पास रेड है और ये ब्लू है, मेरा ये ब्लू है, ये रेड है, तो ये जो रेड और ऑरेंज या येलो के बीच का विस्थापन ज्यादा होगा बजाय ब्लू और ग्रीन के, ये कहने का मतलब है। तो अनलाइक रिजॉल्विंग पावर, अब इन दोनों को जरा कंपेयर करें कि ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर और ग्रेटिंग का डिस्पर्सिव पावर। तो ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला, हम दोनों फॉर्मूला को लिखते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं।
फॉर ग्रेटिंग, हम लोग ग्रेटिंग के लिए कर रहे हैं, और ये डिस्पर्सिव पावर। ग्रेटिंग के रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर को जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, जरा इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो चलो इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये है मेरा फॉर्मूला n इंटू n रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू, या दिस इज इक्वल टू कैपिटल N E साइन थीटा n अपॉन लैम्डा। ठीक है, जबकि डिस्पर्सिव पावर के लिए फॉर्मूला आया मेरे पास n अपॉन E cos थीटा n। तो डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर दोनों ही, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही एज n इंक्रीजेस फॉर n at higher n resolving power is more। ठीक है, similarly dispersive power is more for higher values of n। ठीक है, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होगा और डिस्पर्सिव पावर उसकी तुलना में सेकेंड ऑर्डर में ज्यादा होगा, उसमें दोनों ही n पर निर्भर करते हैं। सही है, लेकिन E के साथ इनके संबंध उल्टे हैं। E कम, रिजॉल्विंग पावर कम, E कम, डिस्पर्सिव पावर ज्यादा। यहां इनका संबंध विपरीत है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज राइटली प्रोपोर्शनल टू E एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। इसको कैसे समझें? चलिए एक मैं डायग्राम बनाती हूं, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये एक ही E वाले दोनों का समान E है। ये इसको समझने के लिए ये भी E वही है, ये भी E वही है। यहां पर n का मान कम है, यहां n का मान ज्यादा है। दिस n इज लार्जर, दिस इज n इज लार्जर, ये लार्जर n, या बोलना चाहिए इसकी विड्थ ज्यादा है। W, इसमें ये फर्स्ट केस ले लेते हैं, ये सेकेंड ले लेते हैं। W1 and this is W2. W2 is greater than W1। चूंकि E के मान के हिसाब से रिजॉल्विंग पावर हमारे को कम या ज्यादा होना है। अब इन दोनों परिस्थितियों में जरा देखिए, ये इसका विक्षेपण दोनों का समान है। क्यों? क्योंकि इनका एंगुलर सेपरेशन सेम है। दोनों परिस्थितियों में हमारा जो डी थीटा का वैल्यू है प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच, जो डी थीटा एन है वो सेम है। डी थीटा एन सेम है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में हमारा डिस्पर्सिव पावर सेम है, चाहे हमने एन का मान या विड्थ कम रखा या विड्थ ज्यादा रखा। दोनों ही स्थितियों में डिस्पर्सिव पावर एक रहेगा। मगर इस स्थिति में मेरा रिजॉल्विंग पावर काफी कम है और इस स्थिति में रिजॉल्विंग पावर कई गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया। यही चीज कन्वे होती है n इंटू ई से। सिर्फ ई काफी नहीं है, यहाँ n और e दोनों ही मायने रखता है, मतलब विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग इज रिस्पॉन्सिबल। ये रिजॉल्विंग पावर इज डिपेंड, थर्ड क्वांटिटी, रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू द रूल्ड विड्थ, जबकि रिजॉल्विंग पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट्स नॉट फंक्शन ऑफ। ये विड्थ पे निर्भर नहीं करता है, ये विड्थ पे डिस्पर्सिव पावर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग। ये सिर्फ ई पे निर्भर करता है और ये ई के साथ साथ एन पर भी निर्भर कर रहा है।
सिमिलरली आप अगर थीटा के लिए कंपेयर करें तो हम ले पाएंगे कि दोनों ही स्थितियों में आप लाल रंग के ले लीजिए तो डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर ब्लू की तुलना में अधिक होगा, चाहे आप डिस्पर्सिव पावर की बात करें चाहे रिजॉल्विंग पावर की। तो इसमें अब क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हमको डिस्पर्सिव पावर से क्या मतलब है और रिजॉल्विंग पावर से क्या भी मतलब है। उसी डिस्पर्सिव पावर में मेरा रेजोल्यूशन कम हो सकता है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल सकती है, लेकिन दूसरी स्थिति में यदि हमने नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ा दिए ग्रेटिंग में तो हमारा रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। ये अंतर है रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर में। इस फिगर को ध्यान में रखिए, दोनों एक ही तरह के ग्रेटिंग है, दोनों में ई समान है, मगर इसमें एन की संख्या n1 इज स्मॉलर देन n2, n1 इज स्मॉलर देन n2, n1 इज स्मॉलर देन n2, n2 ज्यादा है इसलिए विड्थ भी ज्यादा है। उस स्थिति में यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर दोनों में समान है, डिस्पर्सिव पावर 1 इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर 2, बट रिजॉल्विंग पावर ऑफ द सेकेंड is much higher than resolving power of the first one। ये फर्क है। तो हमने इस वीडियो में जो चीजें समझी मैं एक बार फिर समराइज कर देती हूँ। रिजॉल्विंग पावर क्या है, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिजॉल्विंग पावर से हम समझते क्या हैं, फिर कितने तरह के रिजॉल्विंग पावर होते हैं। एक वो रिजॉल्विंग पावर जो हमें टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से मिलता है जिसको हम ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन कहते हैं। दूसरा उस तरह के इंस्ट्रूमेंट से मिलता है जिसमें हम वेवलेंथ को सेपरेट करते हैं, जैसे कि ग्रेटिंग और प्रिज्म की बात करी। तो इनमें जो मिल रहा है वो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। तो हमने कहा कि रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन एंड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। दोनों के अपने अपने डेफिनेशन फॉर्मूला है। अब इन दोनों को ही कैलकुलेट करने के पहले हमें ये मैथमेटिकली अफर्म करना था कि किस स्थिति में हम कहेंगे कि ये जस्ट रिजॉल्व्ड है। इसके लिए रेले ने एक क्राइटेरिया दिया, कसौटी दी, जिसको हम रेले की कसौटी या रेले की क्राइटेरिया कहते हैं फॉर जस्ट रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स आपस में रिजॉल्व तब कहलाएंगे जब इनके बीच की जो इंटेंसिटी है वो 80% से कम होनी चाहिए। जस्ट रिजॉल्व तब कहलाएंगे जब ये एग्जैक्टली 81% है, और अगर ये 81% से अधिक है तो अनरिजॉल्व होंगे। इसी को आधार मानकर हमने एक उदाहरण लिया डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का या ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का, और इसके लिए हमने रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट किया। रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करने के बाद हमने इसे डिस्पर्सिव पावर से कंपैरिजन किया और समझने की कोशिश की कि क्या अंतर है विक्षेपण क्षमता और इनके विभेदन क्षमता में। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इसी कसौटी का इस्तेमाल करके नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म। रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म निकालने के बाद हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग से उसकी तुलना कर पाएंगे कि प्रिज्म की बजाय अगर हम ग्रेटिंग ले रहे हैं तो हमें क्या फायदे हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो अगली क्लास में वी शैल कैलकुलेट रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म। तब तक के लिए कीप लर्निंग।